नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल KR लर्निंग पॉइंट में। तो आपके सामने आज मैं लेकर आया हूं इन पर, यानी कि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में यानी कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि अंक गणित पर आधारभूत प्रमेय, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बताया था कि फंडामेंटल ऑफ थ्योरम अर्थमेटिक, तो उसके बारे में बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम आते हैं आज इनके अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पलों पर, तो उदाहरणों पर बात आती है। तो देखते हैं हम उदाहरण नंबर 5 को, यानी कि इसका फर्स्ट उदाहरण है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का मान सकते हो आप, ठीक है भाई। तो उदाहरण नंबर 5 कहता है कि संख्या फॉर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या है, यानी कि फॉर n पर विचार करना है और n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए फॉर n अंक 0 पर समाप्त होता है, ठीक है भाई। तो इसका फॉर n पर जांच करना है, इसकी फॉर की पावर n पर, और n क्या चीज है, इधर n है प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, और फॉर n के लिए अंक कैसा होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ऐसा अंक प्राप्त करना है जहां 0 आ जाए, तो ऐसा 0 प्राप्त यानी कि ऐसा अंक जहां 0 प्राप्त होने के लिए, ठीक है भाई। तो क्या होना चाहिए, तो देखते हैं, आंसर करते हैं हम इसका। सबसे पहले तो एक लाइन लिखते हैं कि अंक 0 से समाप्त होने के लिए, अंक 0 से समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। अब इसका 5 आना का क्या मतलब है, 5 आना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि अंक 0 से समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि फॉर n, जैसे फॉर की पावर n है, जो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उसमें अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए भाई, 5 आना चाहिए। और 5 तो आएगा ही, कैसे आएगा, जैसे कि 4 है तो 4 पंजू 20, तो ये 20 हो गया, ठीक है भाई। तो ये 20 अभाज्य गुणनखंड में लास्ट में कितना आ रहा है, 0। यही तो बोल रहा है कि जिसके लिए फॉर n अंक 0 पर समाप्त होता है, 0 पर एंड होता है, मतलब समाप्त होता है यानी कि एंड होता है। इसी प्रकार ये बोल सकते हैं हम 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10, तो ये लास्ट का पद क्या है, 0 है। इसी प्रकार बोल सकते हैं 5 चौक 20, और हम लिख सकते हैं 5 8 40, तो ये भी 40 हो गया। तो 40 में भी तो लास्ट का पद क्या है, 0 है, तो 0 से समाप्त हो रहा है। कब हो रहा है, जब 5 आता। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ले रखा है फॉर, तो फॉर n तो अंक हो ही नहीं सकता। तो क्या लिख देंगे हम कि फॉर की पावर n बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर को कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 2 n लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2n भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2n लिख सकते हैं, तो ये बताना है कि ये 2 की पावर 2n 5 आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता ना भाई। तो ये वाला अपना ये वाला ही क्या हो जाएगा कि इसके लिए 0 पर समाप्त आ सकते हैं, इस 2 की पावर 2n के लिए, ना कि 4 की पावर n के लिए आ सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो ये छोटा सवाल था, बस इस पर आधारित है कि अंक 0 से समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 पंजू 20, 20 आ गया, लास्ट पद क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार 5 दूनी 10, 10 आ गया, 2 आ गया। तो इसके गुणनखंड में 5 आ रहा है भाई, तो इसके गुणनखंड में 5 आएगा, तभी जाके ये क्या आएगा, 0 पद आएगा इसके समाप्त होने पर, अन्यथा 0 पद समाप्त होने पर नहीं आएगा। तो फॉर n था, फॉर n लिख दिया बराबर, फॉर को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, n लिख दिया। इसी प्रकार 2 की पावर 2 को हम 2 की पावर 2n भी तो लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2n हो गया। तो इसके पद में आएगा, इसके पद में आएगा, समाप्त होएगा, जो क्या पद आएगा भाई, 0 आएगा। तो 4 की पावर n में कोई 0 पद नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। तो अब बात आती है हमारे क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो उदाहरण नंबर 6 क्या कहता है, तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे कि क्या बोल रहा है उदाहरण नंबर 6। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, तो देखते हैं। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताया कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो वो होती है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से
HCF और LCM ज्ञात करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम इसका दोनों का HCF और LCM क्या होगा। तो सबसे पहले हम 6 का गुणनखंड करके नहीं इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो 6 का निकाल लो आप, 6 में भाग दोगे 2 का, सबसे छोटी संख्या का देते हैं, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं तो सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो 2 का भाग 6 में देते हैं तो कितनी बार जाता है भाई, 3 बार। तो 2 तिया 6, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 3 हो गया। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर भी 1 है, ठीक है भाई। इसी प्रकार अब निकालते हैं हम 20 के गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आता है भाई, इधर ही निकाल लेंगे। ये निकाला 20 का गुणनखंड, तो 20 का गुणनखंड निकाला तो 2 का भाग दिया इसमें, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया। इसी प्रकार 2 का जा रहा है, 2 का दिया, ये आ गया 5 आ गया। तो 5 में 5 का जा रहा है तो 5 कैसे कैसे रहने दिया, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है भाई। तो 2 इंटू 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर कितना भाई, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया। अब बात आती है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालना। तो HCF कैसे निकालेंगे, किस किस का, HCF। तो HCF किस किस का निकाल रहे, 6 और 20 संख्या का। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो HCF मैं आपको बता दूं कि कैसे निकालते हैं, कि जो प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है उसकी छोटी घातों की संख्याओं को लेते हैं और क्या हो जाता है, वो HCF हो जाता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ कौन कौन सा, इसमें 2 और 2 उभयनिष्ठित है, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 उभयनिष्ठ है। तो 2 ही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा। तो HCF क्या हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार LCM निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे हम, तो देखना LCM किस किस का भाई, 6 और 20 का। तो LCM क्या होता है, LCM वो होता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड में जो अधिकतम संख्या का वो होती है घात, अधिकतम यानी कि घात क्या होती है, अधिकतम होती है, उसी को क्या लेते हैं हम, LCM लेते हैं। तो अधिकतम घात इसमें 2 की पावर 1 है और इसमें 2 की पावर 2 है। तो 2 की पावर में कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 0 है, इधर भी 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। इधर 5 की पावर 1 है, इधर 5 की पावर है ही नहीं, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो क्या हो जाएगा, गुणा करने पर हो जाएगा 2 का 4, 4 पंज 4 तिया 12 और 12 पन 60। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60, ठीक है भाई। तो ये आपका LCM क्या हो जाएगा, 6 और 20 का LCM क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 बराबर 2 का पावर 2 करते हैं तो कितना आता है, 4, 4 तिया 12, 12 पन 60, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 5, तो ये 4 तिया 12, तो 12 गुणा 5 बराबर क्या आता है, 12 पन 60, तो ये 60 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका LCM। तो बात आती है LCM की, तो ये सिंपल सवाल था, तो इसको भी देख लो भाई। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर 7 पर बात आती है। तो उदाहरण नंबर 7 आपका बहुत ही मोस्ट सवाल है, तो इसको देखते हैं क्या है सवाल, ठीक है भाई। तो उदाहरण नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 96 और 404 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। फिर उसके बाद इनके द्वारा HCF के द्वारा ही क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में, तो मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिया था 26 और 91 का, 26 और 91 का HCF ज्ञात करके LCM ज्ञात करके इन दोनों का संख्याओं के मध्य में संबंध निकालिए। तो मैंने आपको एक नोट करके नहीं एक सूत्र लिखाया था, वो सूत्र आपको मैं पहले बता दूं कि 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, मैं आपके सूत्र बता दूं नोट करके, आप इसको चाहे आप लिख भी सकते हो इससे पहले। 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए, तो A और B के लिए क्या मान होता है 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए। तो सबसे पहले HCF यानी कि A और B का HCF गुणा LCM, किस किस का भाई, A और
बी का, इसका ए कॉमा बी का, ये होता है एलसीएम। तो ये आपका एक सूत्र होता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या मान होता है भाई, कि एचसीएफ ए बी यानी कि दोनों पूर्णांकों के लिए और एलसीएम इन दोनों के लिए। तो एचसीएफ का गुणा एलसीएम और इसका बराबर क्या हो जाएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए। तो इसका मान क्या होता है, सॉरी ये ए डॉट बी के और बराबर हो जाएगा, इसका गुणनफल ए डॉट बी के यानी कि इन दोनों की संख्या के बराबर। तो ये इनका मान ये हो जाए तो आपको सूत्र मिल गया कि एच सी एफ ए कॉमा बी क्या है, ए क्या है, ए और बी क्या है, इधर धनात्मक पूर्णांक है, तो ए गुणा बी एलसीएम ए कॉमा बी बराबर दोनों संख्याओं का यानी कि दोनों जो धनात्मक पूर्णांक संख्या है उनका क्या हो जाएगा, गुणनफल। यदि आपको बोल रहा है एचसीएफ निकालने की, तो एचसीएफ तो निकल गया, तो एचसीएफ निकल गया तो हमें एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ निकल गया तो एचसीएफ को इधर किस में भेज देंगे, गुणनखंड में भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ए कॉमा बी बराबर ए गुणा बी क्या है, यहाँ धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ ए कॉमा बी। तो ये भी आपका एक सूत्र बन जाएगा जिससे आपको इससे एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो उससे पहले मैंने आपको सूत्र बता दिया, तो इसको आप नोट करके भी लिख सकते हो कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए या संख्या के लिए एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है ए डॉट बी यानी कि ए क्रॉस बी। तो ए का गुणा बी से दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये होता है, यदि हमें एचसीएफ ज्ञात है तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, यदि हम एलसीएम ज्ञात है तो इधर से क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ भी ऐसे हो जाएगा, ए कॉमा बी बराबर ए गुणा बी बटे एलसीएम, और ये ए कॉमा बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी ए कॉमा बी हो जाएगा। तो ये यहाँ तक समझ आया नहीं आया, तो इसको आप नोट करके भी लिख सकते हो कि ये होता है ये होता है सूत्र होता है। ठीक है भाई, तो देखते हैं इसके बाद देखते हैं हम इस सवाल को तो कैसे करना है। तो सबसे पहले बात आती है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ संख्या और न्यूनतम घात वाली जो टर्म होती है उसको लिखते हैं। ठीक है भाई, तो इससे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही क्या निकाल लेंगे, उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखते हैं, आंसर करते हैं। तो एचसीएफ यानी कि इसका 96 का गुणनफल करते हैं और 404 का गुणनफल करते हैं, तो क्या आता है। तो 96 का हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, देखना है भाई। 96 में 2 का भाग देते हैं, सबसे पहले न्यूनतम संख्या का भाग देते हैं, तो 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8 हो गया और 2 8 16 हो गया, 48 हो गया। इसी प्रकार 2 का भाग दे दो, तो 2 का भाग दोगे 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 24 हो गया। ये दे दो 12 आ गया, 2 का दे दो 6 आ गया, 2 का दे दो फिर से क्या आ गया 3 आ गया। तो 1 2 3 4 5, तो 5 है ये। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5 गुणा 3 भी लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है भाई, तो 2 की पावर 5 गुणा 3 लिख दिया। इसी प्रकार 404 का एचसीएफ निकाल लो, सॉरी गुणनखंड निकाल लो। तो 404 का क्या हो जाएगा, इसमें 2 आप 2 का भाग, तो 2 का भाग दोगे तो 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 202 आ गया। इसी प्रकार 2 का भाग दे दो, तो ये आ गया 1 0 1, 101 में 101 का भाग जाता है, तो 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 करके नहीं गुणा 101 हो गया। ठीक है भाई, तो गुणा 101 हो गया। अब इसमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ किन किन संख्या का निकालना भाई, एचसीएफ निकालना हमें 96 और 404 का। तो 96 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ वो होता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में क्या निकालते हैं हम, न्यूनतम घात वाली अंक देखते हैं और उनको ही हम एचसीएफ बोलते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ क्या है, 2 की पावर 2, इसमें भी 2 की पावर 2, इसमें भी। ऐसे तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 2 की पावर 2 इसमें भी, 2 की पावर 2 इसमें भी है, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, इसमें घात हुई एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 बराबर क्या होता है भाई, 4 होता है। तो ये एचसीएफ बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब निकालेंगे हम इनके ही द्वारा एलसीएम। तो एलसीएम का मैंने अभी सूत्र बताया था कि एलसीएम बराबर, तो सूत्र से ऐसे लिख दो, सूत्र से तो एलसीएम ए और बी का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए गुणा बी बटे एचसीएफ
किस किस का भाई, ए और बी। ए और बी क्या है, इधर संख्या है धनात्मक पूर्णांक, जैसा कि इधर 96 और 404 है। तो एलसीएम 96 और 404 का निकालेंगे, 404 का निकालेंगे। तो ए और बी क्या है, 96 और 404। तो 96 गुणा 404, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 96 गुणा 404 बटे एचसीएफ यानी कि ए डॉट ए, इसका मान 4। तो ये आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है भाई। तो 4 से आप इसको काट सकते हो। ये कितनी बार कट गया, 101 बार कट गया। ये कितनी बार कट गया भाई, 101 बार कट गया, सिंपल। तो 96 का 101 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ गया, 0 आ गया और ये 6 आ गया। इसी प्रकार 9 आ गया, 0 आ गया, 9 आ गया, 6 9 6 9 6, यानी कि 9696 आ गया। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम किस किस का भाई, 96 और 404 का। तो कितना आ जाएगा, 9696। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आंसर। यही हमसे पूछा है कि इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये भी देख लो सवाल को, बहुत अच्छा सवाल था, इसलिए मोस्ट था कि एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। देख लो भाई इसको भी। बात आती है हमारे लास्ट एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल नंबर 8 पर आते हैं, उदाहरण नंबर 8 पर। तो क्या कहता है, यह है संख्याएं 6 और 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी तक तो हमने दो संख्याओं के बारे में, यानी कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाला था। अब बात आती है तीन संख्याओं का एचसीएम और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये देखते हैं हम कि तीन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, यानी कि 6 का गुणनखंड कर लेते हैं और 72 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, और किसका कर लेते हैं भाई, 120 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो कर लेते हैं, तो देखते हैं इधर। तो 6 का गुणनखंड क्या होता है, इधर थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। तो 6 का गुणनखंड क्या होता है, 6 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 तिया 6, तो 2 इंटू 3 हो गया, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, ये आपको समझ आ गया, ठीक है भाई। तो 2 की पावर 1 भी है और 3 की पावर 1 भी है। इसी प्रकार हम इसका 72 का कर लेते हैं। 72 का करते हैं तो 2 का भाग देते हैं, सबसे पहले न्यूनतम संख्या का भाग देते हैं। तो 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6 आ गया और 2 6 12 आ गया, 36 आ गया। 2 एकम 2 और 2 8 16 आ गया, 2 और ये आ गया 9 आ गया। इसी प्रकार ये आ गया 3 और 3 तिया 9 आ गया, ठीक है भाई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी प्रकार हम इसका भी कर लेते हैं। तो ये लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर कितना लिख सकते हैं भाई, इसको हम 3 लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया, 3 की पावर 1 हो गया, ठीक है भाई, 3 की पावर 1 हो गया। इसी प्रकार हम इधर 120 का भी लिख देते हैं। तो 120 का 2 का भाग देते हैं 60 बन जाता है, 2 का भाग देते हैं 30 बढ़ जाता है, 2 का भाग देते हैं 15 बढ़ जाता है, और इसमें देते हैं हम 3 का भाग, 3 पंजू 15। तो ये आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 2, 3 की पावर 2 का लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 हो गया और 3 इंटू 5 हो गया। तो 2 की पावर 3 गुणा ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका एचसीएम और एलसीएम निकालना है तीनों संख्याओं का। तो बात आती है एचसीएफ किस किस का भाई, 6 72 और 120 का, ठीक है भाई। तो 120 का, तो इसका निकालते हैं हम। तो देखते हैं। तो आपको मैंने बता रखा है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में जो न्यूनतम घात वाली अंक होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। या फिर आप सिंपल कह सकते हो कि जो उभयनिष्ठ होता है वो ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो उभयनिष्ठ इसमें 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 1 इसमें भी है, 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, ये भी तो ऐसा ही है। तो इसमें भी 2 की पावर 1 है, इसमें भी 2 की पावर 1 है, इसमें भी 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है। तो 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, एचसीएफ नहीं हो जाएगा भाई। तो लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, तो 2 इंटू 3 करते हैं तो क्या आता है भाई, 6 आता है। तो ये आपका 6 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, 2 तिया 6 आ गया। इसी प्रकार अब हम लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम तो 6 72 और 120 का एलसीएम क्या होता है। तो मैक्सिमम वाली घात
तो मैक्सिमम वाली घात कौन सी इसमें है? इसमें 2 की पावर 1 है, ये तो है नहीं, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी? मैक्सिमम घात। 3 की पावर 1 है, कम है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, मैक्सिमम घात है ना भाई, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 क्या होती है भाई? 8 होती है। ये मत कह देना कि 6 होती है, 2 की पावर 3 बराबर 6, तो ये 6 नहीं होती है, ये होती है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया 8 गुणा 3 की पावर 2, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, और गुणा 5 होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया 8 × 40, ये हो गया 40 गुणा 9, तो 9 चौके 36, तो ये क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा, तो इसका बराबर में मान आ जाएगा हमारा 360, तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्या मान हो जाएगा? एलसीएम बराबर 360 और एचसीएफ बराबर 6। तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था, और 3 संख्या वाला एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, तो इसके बारे में भी हमने इसके बारे में देख लिया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं आपको एग्जाम्पल समझ आए होंगे। तो मिलते हैं हम लास्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज पर, यानी कि 1.2 एक्सरसाइज पर, तो जो अभाज्य गुणनखंड विधि पर ही आधारित है। जिसको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आए हैं वो आसानी से एक्सरसाइज को कर जाएंगे।